अब हम क्या करेंगे कि ये जो ए वाला प्याज है इसकी जड़ें हम जो है वो क्या करेंगे, काट लेंगे अच्छी तरह से, ताकि हम जो मेन चीज देखना चाहते हैं, यानी कि हम देखना चाहते हैं कि काटने से होता क्या है, जो हमें एक्टिविटी में देखना है। आपको दूसरे वाले में बहुत सारी जड़ें दिखाई दे रही होंगी व्हाइट व्हाइट, ये जड़ें क्यों है? हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपके लिए लेकर आई हूँ नया सा फ्रेश सा ताजा सा जूस नहीं लेक्चर, और साथ में नया चैप्टर जो आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे ये साहब भी दिख रहे होंगे जो फोटोग्राफी कर रहे हैं, जो हमें फोटो ला कर देते हैं। आप जितने भी फोटो देखते हैं हमारी स्क्रीन पर, इन्हीं की मेहरबानियाँ हैं। तो चलिए, जैसे कि आपको पता है आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 6 यानी चैप्टर 6, और जिसका टॉपिक है ऊतक यानी कि टिश्यू। ठीक है, और क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है पादप और एनिमल्स में पाए जाने वाले, यानी प्लांट और एनिमल में पाए जाने वाले सेल्स और उनके टिश्यूज क्या होते हैं, क्यों होते हैं, क्या काम करते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे। क्या है चैप्टर फ्लो? तो हमें ऊतक पढ़ने हैं, टिश्यू पढ़ने हैं, ऊतक के प्रकार पढ़ने हैं, फिर पादप में कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं वो पढ़ने हैं, और उसके बाद हमें जंतुओं में कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं वो पढ़ने हैं। मतलब प्लांट और एनिमल में जितने जितने टिश्यूज होते हैं वो पढ़ने हैं। एक तरह से आप बोल सकते हैं कितनी टाइप की सेल होती है वो पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पुराना चैप्टर जो हम पढ़कर आए हैं उसकी कहानी यहाँ से रिलेट कर लेते हैं, कनेक्ट कर देते हैं आपको। हमने पुरानी चीज देखा कि जीव दो तरह के होते हैं, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। एक कोशिकीय हमने अमीबा का एग्जाम्पल देखा, और बहुकोशिकीय में सारे जीव जंतु, गाय भैंस बकरी, हम खुद कैसे हैं, बहुकोशिकीय हैं। तो हमने ये चीज देखी कि जो एक कोशिकीय जीव थे, जैसे अमीबा था, एक कोशिकीय जीवों में सभी मौलिक कार्य एक कोशिका द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा एक ही कोशिका द्वारा गति करता है, भोजन करता है यानी भोजन लेने की क्रिया, गैसीय विनिमय यानी कि गैसों का एक्सचेंज करता है, जैसे हम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 का, वैसे वो भी तो सांस लेता है, वो भी करता है। उत्सर्जन करता है, ये हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। अमीबा क्या करता है? खाना खाता है, पाचन करता है और वेस्ट को शरीर से बाहर निकाल देता है। ये सब कहानी हम क्या पढ़ के आए हैं पिछले, कि एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है उनके पास, है ना, एक ही कोशिका होती है और सारे काम उसी को करने होते हैं। लेकिन हमारे इसमें जिसमें बहुकोशिकीय जंतु है, मतलब बहुत सारी कोशिकाएं, देखो घर में अगर एक ही मेंबर होगा, अगर आप कोई सिटी से बाहर रह रहे हैं पढ़ने के लिए, तो खाना भी आपको ही बनाना है, कपड़े भी आपको ही धोने हैं, बर्तन भी आपको ही मांजने हैं, झाड़ू भी आपको ही लगाना है, पोछा भी आपको ही लगाना है, सारे काम आपको करने। लेकिन अगर 2 से 4 मेंबर हो जाए घर में, तो फिर आप क्या करोगे? काम बांट लोगे, तू झाड़ू लगा दे, तू पोछा लगा दे, तू बर्तन मांज ले, ऐसे कर दोगे ना। बस सेम कहानी, इसके पास एक ही कोशिका है, सिंगल सेल, तो ये सारे काम इसी को सौंप रखे। अब अगर हम बहुकोशिकीय बात करें, मतलब जिनके पास बहुत कोशिकाएं हैं, जैसे हम हैं, पौधे हैं, जितने भी टाइप के एनिमल आप देखते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेल्यूलर। ये तो हम पढ़ चुके हैं ना पहले। इनको सिंगल सेल्यूलर कहते हैं, यूनिसेल्यूलर जिसको कहते हैं, और इनको कहते हैं मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, तो मल्टी सेल्यूलर में क्या होती है? लाखों कोशिकाएं होती है, मैंने कहा मिलियंस होती है, करोड़ों भी हो सकती है, लाखों तो फिर भी छोटा लिखा हुआ है, डिपेंड करता है आप कितने बड़े हैं, कितनी साइज के हैं। कुत्ता है तो उसमें कम होगी, हम जितने बड़े होंगे तो ज़्यादा होगी, और कोई बड़ा होगा लंबा लंबू टाइप का 6, 7, 8 फीट का, तो उसकी और होगी। हाथी भाई करोड़ों होगी हाथी में। तो कोशिकाएं होती हैं, और इनमें अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्यों को ही संपन्न करने में सक्षम होती है। इसमें क्या होता है? लाखों सेल है। अब मान लो मैंने आपसे कहा कि अभी तो 5 मेंबर थे, तो 5 कामों को आपने अलग अलग बांट दिया। अब मान लो 15 मेंबर हो गए घर में, मतलब आप जहाँ पे भी रह रहे हैं, मैश में रह रहे हैं, किसी कोचिंग के इंस्टीट्यूट में रह रहे हैं, तो आप क्या करोगे यार? वो सब खुन्नस खाएंगे ना कि भाई 5 काम है, 5 जने ही करेंगे, 15 जनों का क्या काम है? वो कहेगा यार हम ही 5-5 करते रहते हैं, तुम भी करो। बिग बॉस देखा है किसी ने? बिग बॉस में क्या होता है? घर के अंदर वो 13 जने डाल देते हैं, फिर काम बांट देते हैं, तुम दोनों बर्तन मान लेना, तुम दोनों झाड़ू कर देना, फिर 2-2 के मेंबर बन जाएंगे, क्योंकि अब मेंबर ज्यादा है ना, काम कम है, मेंबर ज्यादा है, तो क्या कर देंगे कि चलो तुम दोनों क्या करना, मिलके बर्तन मान देना। पहले एक एक कर रहा था,
तुम दोनों बर्तन मांज देना, तुम दोनों मिलके घर साफ कर देना, तुम दोनों झाड़ू लगा देना, है ना, ये करोगे ना। घर बहुत बड़ा, बिग बॉस का घर है, ऐसे आपका शरीर बहुत बड़ा, काम बहुत सारे हैं, तो फिर क्या करती है, कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती है, ग्रुप बना लेती है, समूह बना लेती है, और फिर समूह में काम करती है, ग्रुप में काम करती है। ठीक है, ऐसे जनरली स्कूल में भी आपने ऐसा देखा होगा, कोई बड़ा काम होता है, स्कूल साफ करने का काम देना हो तो क्या एक को दे सकते हैं, एक कमरा तू कर देना, एक कमरा तू कर देना, ऐसे 2-2 3-3 को देंगे ना, ऐसी कहानी है। ठीक है, तो बहुकोशिकीय में क्या होता है, कार्य जो है वो अलग अलग संपन्न होता है। तो इनमें क्या करते हैं, अमीबा जैसे है, उसमें तो एक ही कोशिका है, सारे काम उसी को करने, पाचन भी श्वसन भी। बहुकोशिकाओं में ये क्या करते हैं, काम बांट लेते हैं, तो कोशिकाएं अपना समूह बना लेती है। मान लो येलो वाली कोशिका ने बोला कि हम तो क्या करेंगे, श्वसन करेंगे, मतलब सांस लेने का काम करेंगे। ठीक है, ऐसे ही और भी कोई डिफरेंट, कोशिका का शेप डिफरेंट हो सकता है, मैंने आपको बताया था अलग अलग आकार की कोशिका होती है। मान लो ये कोई ऐसी कोशिका है, लंबी चौड़ी, इन्होंने बोला अच्छा ये श्वसन का काम कर रही है, सांस लेने का काम कर रही है, एक काम करती हूँ मैं भोजन का पाचन कर दूंगी, मतलब आप जो खाना खाएंगे उसको पचाने का काम हम कर देंगे। ऐसे ही सबने अपना अपना बांट लिया। ठीक है, मनुष्यों में पेशीय कोशिकाएं फैलती और सिकुड़ती है, जिससे गति होती है। मैंने आपसे कहा था कि प्लांट जो है वो क्या नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं है। हमें क्या होता है, हमें तो भटकने की आदत है, पैरों में चक्कर है, एक जगह खड़े नहीं रह सकते। मैं खुद यहाँ पे आपसे बात करती करती ऐसे 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 हिलती रहती हूँ, हमने देखा होगा। तो हमारे पैरों में क्या होता है, चक्कर होता है, एक जगह खड़े नहीं हो सकते हम, आदत होती है, एक जगह बैठ नहीं सकते। बच्चों को तो आपने देखा ही होगा। तो प्लांट तो एक जगह ऐसे सालों साल उसी जगह खड़े रहते हैं, तो उनमें गति नाम की, कैसी गति, ऐसे अपनी जगह पे हिलने वाली गति तो होती है, पत्तियां हिलती हैं, शाखाएं हिलती है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली गति, जिसको हम क्या कहते हैं, चलन, चलती नहीं है वो। लेकिन हम चलते हैं तो हमें चलने के लिए कुछ स्पेशल टाइप की क्या बनी हुई है, कोशिकाएं बनी हुई है, जिनको हम कहते हैं पेशीय कोशिकाएं, जिनको हम बोलते हैं मसल्स। सुना है ना, मसल्स, हमारी मसल्स हैं जिसकी वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं, पादपों में नहीं है, जिससे गति होती है। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों को वाहक होती है। क्या होती है तंत्रिका कोशिकाएं, जिनको हम बोलते हैं नर्व सेल्स। ये सब कोशिकाओं के प्रकार हैं जो अभी हमें पढ़ने हैं। तंत्रिका कोशिकाएं क्या करेंगी, आपको पिन चुभाते हैं तो मुंह से आउच ऐसे निकलता है और हाथ हटा लेते हो ना, क्यों, क्योंकि वहां पे कुछ स्पेशल टाइप की कोशिका है जिन्होंने ये काम ले रखा है कि अगर हमारे शरीर पे कोई भी पिन चुभेगा या हमें ठंड लगेगी या हमें गर्मी लगेगी, तो हम ये संदेश जाके दिमाग को देंगे कि भाई मुझे ठंड लग रही है, सर्दी हो रही है, स्वेटर पहन ले, पिन चुभ रही है, हाथ हटा ले, तवा गरम है, हाथ हटा ले। ये सारी संदेश जो है वो नर्व सेल पहुंचाती है, इनको बोलते हैं संवेदनाएं, संदेश पहुंचाती है ब्रेन को जाके। रक्त को ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। रक्त क्या काम करता है, रक्त के बहुत सारे, रक्त मतलब ब्लड, ब्लड हमारे शरीर में बहुत सारे काम करता है। कैसे, एक तो ऑक्सीजन सप्लाई करता है, बाहर से ऑक्सीजन लेके पूरी बॉडी के ऑर्गन तक, हमें मतलब सारे एनिमल्स में बात करें ना, कुछ कुछ चेंज होते हैं थोड़े बहुत, बाकी तो सेम ही है। जो खाना हम पचाते हैं वो खाना ऐसे थोड़ी कि खाना हमने डाला, अंदर पेट में गया और एनर्जी उत्पन्न हो गई। एनर्जी तो कहाँ बन गई है, उस जगह पे बन रही है जहाँ पे खाना था। उसको पूरे शरीर तक पहुँचाने का काम किसको करना है, ब्लड को करना है। तीसरा, जो उत्सर्जी पदार्थ है, एक कोशिका में जो उत्सर्जी पदार्थ बन रहे हैं, हमारे में तो लाखों कोशिकाएं, सब में से उत्सर्जी पदार्थ को कलेक्ट करके बॉडी से बाहर निकालने का काम भी ब्लड करेगा। हार्मोन, हमारे शरीर में कुछ ऐसे केमिकल्स बनते हैं जो हमारी बॉडी को नियंत्रित रखते हैं, मतलब कंट्रोल करते हैं, क्योंकि मैंने कहा लाखों कोशिकाएं। ग्रुप तो इन्होंने बना लिया कि मैं पाचन कर लूंगी, मैं श्वसन कर लूंगी, लेकिन उनको एक मॉनिटर भी तो होना चाहिए, गाइड करने वाला। जैसे आपके स्कूल में मैडम ने काम दे दिया कि तू ये कर लेना, तुम 4 ये कर लेना, लेकिन तुम करोगे क्या, आप करोगे, नहीं करोगे, आप बोलोगे अच्छा मैम तो उधर गई है, मैं तो कुछ भी ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। तो आपको कौन चाहिएगा, एक देखने वाला चाहिएगा। तो ऐसे देखने के लिए हमारे ब्रेन ने कुछ केमिकल बना रखे हैं जो हमें बार बार बताते हैं कि ये काम करना ही पड़ेगा, ये काम करना ही पड़ेगा, ऐसे उनको बोलते हैं हार्मोन। इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो आपको समझाने के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। अपशिष्ट पदार्थों का वहन, जो वेस्ट है
उनको बाहर निकालने का काम भी ब्लड करता है। पौधों में, अब ये तो हो गई मनुष्यों की बात, पौधों में गतिवति तो होती नहीं, लेकिन पौधों में श्वसन होता है, मतलब सांस लेते हैं। खाने का पाचन नहीं होता क्योंकि पौधे जो हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, ये तो आपने पढ़ाई है। लाइट से, सनलाइट से क्या करते हैं वो CO2 लेके, कार्बन डाइऑक्साइड लेके अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उसके लिए उनमें कुछ स्पेशल टाइप की कोशिकाएं होंगी। पौधों में वाहन नलिकाओं से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। जैसे मैंने कहा हमारे भी एक जगह खाना बन रहा है, उसको ले जाना पड़ता है, तो पौधों में यानी प्लांट्स में खाना कहाँ बनता है? पत्तियों के अंदर, पत्ती की कोशिका में बनता है, पत्तियों में भी नहीं। तो उस कोशिका से बाकी जितने भी प्लांट के ऑर्गन हैं, मतलब जड़ है, तना है, बाकी सारी जो शाखाएं हैं, उसमें खाना पहुंचाने का काम जो है वो कौन सी कोशिकाएं करती है? कुछ नलियां होती हैं और कुछ कोशिकाएं होती हैं जो भोजन और पानी को पहुंचाती है। पानी कहाँ से आएगा? रूट। जड़ें क्या करती हैं? पानी अवशोषित करती है, उसको भी तो पूरे प्लांट तक पहुंचाना है, तो वो कोशिकाएं करती हैं। ठीक है, अलग अलग काम सबको सौंप रखे। अंत बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। काम बांट दिया, श्रम का मतलब काम, विभाजन मतलब बांट दिया। एक कोशिकीय में तो एक को ही करना है, लेकिन बहुकोशिकीय में हम क्या करते हैं? काम बांट देते हैं, श्रम विभाजन होता है, थोड़ा थोड़ा काम सब करते हैं। शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा किया जाता है। मैंने कहा एक निश्चित स्थान पर मतलब एक फिक्स जगह होगी, एक निश्चित समय, एक निश्चित कार्य, एक निश्चित स्थान और विशिष्ट कोशिकाएं। मैंने कहा ग्रुप बना रही है। अब जो कोशिकाएं ने बोला कि हम पाचन का काम करेंगे, वो सिर्फ जिंदगी भर एक बार बन गई है ना, अब वो पाचन ही करेंगी। जैसे हम तो क्या करेंगे, हम तो काम बांट लेते, उसको लगेगा नहीं यार बर्तन मांजने का काम तो बड़ा गंदा गंदा है, मैं क्या काम करता हूँ, उसको बोलता हूँ मैं रोटियां बना दूंगा। तो हम बदल सकते हैं, लेकिन ये नहीं बदल सकते। एक बार जिसको जो काम मिल गया उसको वही करना है। इसलिए एक विशिष्ट कोशिका, विशिष्ट मतलब वही स्पेशल कोशिका जो है, समूह है, वही उस काम को करेगा। ठीक है, अब ये जो कोशिकाओं के समूह है, जैसे मैंने कहा कि कोशिकाएं क्या कर लेंगी? समूह बना लेंगी और एक काम डिसाइड कर लेंगी कि मैं ये काम करूंगी। इन कोशिकाओं को, अब कोशिकाएं तो बार बार नहीं कह सकते, है ना, कोशिकाएं तो कब की ये एक जैसे सारी बहुत सारी कोशिकाएं हो तो कोशिकाएं कहते हैं, लेकिन अब ये कोशिकाएं विशिष्ट हो चुकी है, इनमें काम अलग अलग हो गए। जैसे आपके बच्चे हैं, सारे बच्चे हो आप स्कूल में, लेकिन क्या सबको बच्चे बोलते हैं? मतलब नर्सरी वाले हैं उनको नर्सरी क्लास के बच्चे बोलेंगे, फर्स्ट वाले हैं उनको फर्स्ट क्लास के बच्चे बोलेंगे। डिवाइड कर दिया ना, सबको काम दे दिया, तेरे को फर्स्ट क्लास पढ़नी है, आपको नर्सरी क्लास पढ़नी है, आपको 10वीं क्लास पढ़नी है। तो ऐसे हमने कोशिकाओं को विभाजित तो कर दिया, लेकिन अब उनको कोशिकाएं नहीं बोल सकते ना, अब उनको बोलना पड़ेगा आप फर्स्ट क्लास की कोशिकाएं हो, आप सेकेंड क्लास की कोशिका हो। तो इनको कहेंगे क्या? तो हमने क्लास नाम दे दिया, उन बच्चों के ग्रुप को क्या नाम दे दिया? कक्षा, क्लास नाम दे दिया। इनको भी नाम देना पड़ेगा, नहीं तो ये बुरा मान जाएगी। तो आओ ऊतक, क्या है? ऊतक, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। तो अभी जो इतना मैंने गला सुखा सुखा के भाषण दिया है वो इसीलिए दिया है इस चित्र को बनाने के लिए। देखो, कोशिकाएं जब काम निर्धारित हो जाता है कोशिका का, तो उनका शेप भी चेंज हो जाता है, शक्लें भी चेंज हो जाती है, हमारी भी हो जाती है ना। बर्तन मांजने का काम देंगे तो पूरे गीले दिखेंगे हम, है ना। जिसका झाड़ू पोछा करने का काम है वो पूरा गंदा दिखेगा, जो रोटी बना रहा है उसके पसीने लटकेंगे। तो कोशिकाएं, हम जो अभी तक कोशिकाएं पढ़ते आ रहे हैं वो कुछ ऐसी पढ़ते आ रहे हैं कि कोशिकाएं गोल होती है, लेकिन जब हमने कोशिका चैप्टर पढ़ा था तो कहा था कोशिका विभिन्न आकार की भी होती है। और ये आकार कैसे बदलता है? जब उनका काम बदल जाता है। जैसे देखो ये वाली कोशिकाएं, इनकी लंबी लंबी ये कोशिकाएं है ना, ये कोशिकाएं कौन सी है? हमारी पेशीय कोशिकाएं। पेशीय कोशिकाएं मतलब मसल सेल। इनका काम क्या है? सेल्स, कोशिकाएं हैं ये बहुत सारी, इनका काम क्या है? चलना फिरना, हाथ हिलाना। ऐसे ही ये वाली कोशिकाएं, ये हमारी स्किन की कोशिकाएं, चमड़ी जिसको हम बोलते हैं, वो कोशिकाएं, इनका शेप देखो बिल्कुल डिफरेंट। ये वो तंत्रिका कोशिकाएं। मैंने आपको जब कोशिका पर बताया था तो ऐसा डायग्राम बताया था कि हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं जो होती है वो तंत्रिका कोशिकाएं होती है, बताया था ना ऐसी बना के। ये वो वाली कोशिकाएं, देखो ये दिख रहा है, और इसका ये लंबा सा
धागा दिख रहा है, ये तंत्रिका। ऐसी बहुत सारी होती है अलग अलग टाइप की। ये मान लो ब्लड की कोशिका है। तो इन कोशिकाओं को जो कोई विशेष कार्य करती हैं, जैसे पाचन, श्वसन, जैसे ये वाली कोशिकाएं क्या काम करी, चलने फिरने का, तो इन कोशिकाओं के समूह को जो कोई विशिष्ट कार्य करती हैं और संरचना भी डिफरेंट होती है इनकी, दूसरी कोशिकाओं से डिफरेंट दिख रही है ना, पहचान में आ रही है कि ये पेशीय कोशिकाएं हैं, ये चमड़ी की कोशिकाएं हैं, ये तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं। तो इन कोशिकाओं के समूह को जो विशिष्ट कार्य को निर्धारित करती है ऊतक कहते हैं। ये जो कोशिकाओं के गोले बना दिए हमने यहाँ पे, ये सब टिश्यू है। क्या है? टिश्यू। परिभाषा देखो, वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती है। इस ग्रुप की कोशिकाएं सब एक जैसी है, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है, लेकिन ऐसा नहीं ना कि एक ऐसी है और एक ऐसी है, या एक ऐसी है और एक ऐसी है, ऐसा तो नहीं ना। इस वाले समूह की कोशिकाएं सब एक जैसी है, इस वाले समूह की कोशिकाएं एक जैसी है दिखने में, इधर भी एक जैसी है, इधर देखो लंबी 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 लंबी, सब एक जैसी है। तो ऐसी कोशिकाएं या हम बोल सकते हैं उनका समूह जो आकृति में एक समान हो और किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हो, मतलब मिल के संपन्न करती हो, ऊतक कहलाती है या टिश्यू कहलाती है। ठीक है, उनको बार बार कोशिकाएं नहीं बोलेंगे। कोशिकाएं कब बोलेंगे? जब वो कोई नॉर्मल कोशिकाओं का झुंड हो, जैसे सारे आदमी के आदमी एक कमरे में भरे हुए हो, तो हम उनको बोल देंगे ये आदमी है। लेकिन मैंने जब काम बांट दिया तो हम बोलेंगे ये बर्तन मांजने वाले आदमी हैं, ये झाड़ू करने वाले आदमी हैं, ये रोटी बनाने वाले आदमी हैं, है ना, ऐसे बोलेंगे ना। तो उनको हमने क्या नाम दे दिया? टिश्यू। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो किसी विशिष्ट कार्य को निर्धारित करता है और समान आकृति का होता है, वो क्या कहलाते हैं? ऊतक। चलो, अब सवाल मेरा ये है कि क्या पौधे और जंतु में एक तरह के ऊतक होते हैं या एक तरह के ऊतक से बने होते हैं? ये आपकी बुक में क्वेश्चन है। तो अभी हमने जो रामायण पढ़ी उससे आपको लगता है कि कोशिकाओं और जंतुओं में एक जैसे ऊतक होंगे? नहीं, क्योंकि मैंने अभी बोला कि हम तो चलते हैं, दौड़ते हैं, पादप तो चलते ही नहीं, दौड़ते ही नहीं। हमें तो खाना बाहर से खाना पड़ता है, फिर उसको चबाना पड़ता है, फिर उसका पाचन करना पड़ता है। प्लांट तो खुद अपना खाना बनाते हैं सनलाइट से। तो क्या हम में जो ऊतक है, कुछ कुछ सेम हो सकते हैं, लेकिन क्या हम में और प्लांट में, यानी हम में मतलब सारे एनिमल्स में और प्लांट में ऊतक समान होंगे? नहीं। इसका आंसर क्या है? नहीं। क्यों? क्योंकि पादपों यानी कि पौधों व जंतुओं के कार्यों में भिन्नताएं हैं। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे पादपों में गति के लिए कोई ऊतक नहीं है, क्योंकि वो गति करते ही नहीं है, जबकि जंतुओं में गति के लिए ऊतक है। पादपों में पाचन के लिए कोई ऊतक नहीं है, क्योंकि उनका खाना तो सनलाइट से बन जाता है, हमें तो बाहर से खा के उसको पचा के फिर एनर्जी निकालनी पड़ती है। और आपने देखा, मेन चीज आपने देखी, जब हमने पादप और कोशिका बनाई थी प्लांट और एनिमल से, उन्हीं में डिफरेंस है, तो उनसे बने हुए ऊतक कैसे सेम हो सकते हैं? सबसे मेन चीज तो ये है, जब कोशिकाएं इतनी डिफरेंट है तो भी ऊतक कैसे सेम हो सकते हैं? क्योंकि उन्हीं कोशिकाओं से तो ऊतक बन रहे हैं। तो इसका आंसर ये हुआ। इसको और आप बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो कि ये पादप नहीं करते, हम में होता है। ऊपर हम सारा देखो पढ़ के आए हैं कि पादपों में जो है वो क्या होता है, वाहन नलिकाएं संबंधित कोशिकाएं होती है, जबकि मनुष्यों में पेशी फैलाने वाली तंत्रिका कोशिकाएं संदेशवाहक होते हैं। यही लिखना है आंसर से, थोड़ा सा बढ़ा के इसको। ठीक है, तो ये हो गई ऊतक की बात। चलो, अब दो क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ऊतक क्या है, जिसकी परिभाषा हम अभी दे चुके हैं। ये परिभाषा है ऊतक की, ये आपको लिखनी है। एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हैं? उदाहरण, मैंने कहा उदाहरण बिना कोई चीज नहीं होती। उदाहरण में आप लिख सकते हैं पेशीय, जो यहाँ पे मैंने लिखे पेशीय ऊतक। अब ऊतक बोल देंगे ना हम इनको,
अब इनको कोशिकाएं नहीं बोलेंगे, उनको नाम दे चुके हैं हम उन समूहों को, ऊतक, पेशीय ऊतक। अब उनको पेशीय कोशिकाएं नहीं बोलेंगे, ऊतक बोलेंगे। फिर और क्या कर सकते हैं, तंत्रिका ऊतक, ऐसे 2-3 आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर है बहुकोशिकीय जीवों में ऊतक का क्या उपयोग है। इसका आंसर हम ऊपर लिख चुके हैं, ये यहाँ से शुरू करना है आपको। बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, पहली लाइन ये लिखेंगे आप। एक निश्चित कार्य को करने के लिए एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं का विशिष्ट समूह होता है। फिर मनुष्य वाला भी लिख सकते हैं, मनुष्य व जीवों में पेशीय कोशिकाएं फैलती है जो गति करती है, ऑक्सीजन, रक्त होता है जो ऑक्सीजन फैलाता है। पादपों में, ये इसमें पादप भी लिखेंगे फिर, क्योंकि हम तो सिर्फ बहुकोशिकीय जीवों की बात करें, तो बहुकोशिकीय में प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल भी है। तो ये पूरा वापस वहाँ के वहाँ एज इट इज आ जाएगा कि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न कोशिकाएं की जरूरत होती है, इसलिए कोशिकाएं मिलके क्या बनाती हैं, ऊतक बना देती हैं। तो क्या उपयोग है ऊतक का, यही उपयोग है ऊतक का कि एक निश्चित कार्य को करने के लिए एक निश्चित कोशिकाओं का समूह होता है और उनमें क्या होता है, श्रम विभाजन होता है। ये 4-5 लाइन आपको फिर से लिखनी पड़ेगी। अब बात आती है क्रियाकलाप की, जो आपके बुक के अंदर दे रखा है, प्रैक्टिकल जिसको हम करेंगे अभी। पहले पढ़ लेते हैं फिर प्रैक्टिकल करेंगे। 2 शीशे के जार हैं, जार लेते हैं और उनमें पानी भर लेते हैं। अब 2 प्याज लेते हैं, दोनों जारों पर एक एक प्याज रख देते हैं, जैसा कि चित्र 6.1 में आपको बुक में दिखाया गया है। हमारे पास बुक नहीं है, हम उसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। कुछ दिनों तक प्याजों की मूलों की लंबाई नापते हैं। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल करो, पता चलेगा। प्याज में से मूलें निकलेगी, मतलब जड़ निकलेगी, उसकी लंबाई नापनी है। पहले व दूसरे तीसरे दिन में मूल की लंबाई को मापो। दूसरे जार में रखी प्याज की मूल को चौथे दिन 1 सेंटीमीटर काट दो। देखो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर अब कहाँ नापने जाएंगे, हम प्रैक्टिकल में पूरा काटेंगे और लंबाई मापने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम आपको देखने से ही पता चल। लंबाई के लिए क्या, रूट्स बहुत छोटी होती है, इतना छोटा इंच टेप कहाँ से लेके आएंगे, और स्केल से आपको क्या प्रैक्टिकल में दिखेगा भी नहीं। आपको नॉर्मली बिना नापे भी प्रैक्टिकल अच्छे से दिख जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, इसके बाद दोनों जार में रखी प्याज की मूलों की लंबाई का 5 दिनों तक निरीक्षण करना है। मतलब 5 दिन आपको रखना है और रोज देखना है कि लंबाई में कितनी वृद्धि हुई, दिख जाएगी आपको। उनमें हुई प्रत्येक वृद्धि की माप को नीचे दी गई तालिका में लिखना है। लेकिन हम लंबाई नहीं मापेंगे, वहां पे आपको बुक में एक तालिका दी हुई है, उसमें लिखनी है। आप सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे प्रैक्टिकल को, जो जैसा कि मैंने बोला इतना छोटा मैं आपको नाप के दिखाऊंगी तो आपको दिखेगा नहीं, आपको अपने आप लंबाई में डिफरेंस दिख जाएगा कि 5 दिन में कितनी हो रही है, 1 दिन में कितनी हो रही है और 6 दिन में कितनी हो रही है, पता चल जाएगा। और काटना, यहाँ पे इसने बोला 1 सेंटीमीटर काट देना है, ये भी काटेंगे, काटा हुआ है मैंने। फिर क्या करना है, हमें इनके आंसर्स देने हैं। पहला, किस जार में रखी हुई प्याज की मूल लंबी है। ठीक है, हमारे यहाँ मूल के ऊपरी हिस्से को काट देने पर भी वह वृद्धि करती है क्या, ये बताना है कि हम जब मूल को काट दें, यहाँ प्रैक्टिकल देखें, काटने के बाद भी क्या मूल में वृद्धि हुई, ये भी नोटिस करना है। जब हम जार 2 में रखी प्याज की मूल के ऊपरी हिस्से को काट देते हैं तो वृद्धि करना बंद कर देती हैं, क्यों। तो इसके लिए आप पहले प्रैक्टिकल देख कर आइए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकल देखिए, मिलते हैं। हमने यहाँ पे 2 जार ले लिए हैं जो ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल, ताकि हमें जो जड़ें हैं वो अच्छी तरह से दिखती रहे। इनको हमने लेबल कर लिया है ताकि हम पहचान सके कि किस जार में कौन सा प्याज रखा था। अब हम इसे पानी से पूरा भर देंगे। हम 2 से भी कर सकते हैं, ये 2 जार की हेल्प से भी, और 3 से भी कर सकते हैं। इसे पूरा भरना है ताकि हमारे प्याज अच्छी तरह इसमें डूब जाए। अब हम हमारे प्याज इसमें रख देते हैं। जैसे ये देखिए, ये प्याज है, ये मैंने इसमें डाल दिया है, ये पूरा डूब गया है अंदर। और दूसरा प्याज है, उसको भी अच्छे से डाल देना है। पानी अगर बाहर निकल रहा है निकलने दीजिए, बस प्याज डूबे रहना चाहिए। हम इसे 2-3 दिन तक रखेंगे और देखेंगे इसमें क्या होता है। अब देखिए 1 दिन हो गया है और आप अगर देख सकते हो
तो यहाँ पे देखिए प्याज में जो है वो थोड़ी थोड़ी जड़ें निकलना शुरू हो गई है, आपको यहाँ से जार में से दिख रही होगी। और इस वाले में थोड़ी सी कम है अभी, तो हम इसको थोड़े दिन और रख देते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब 1 से 2 दिन हो गए और अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो इसमें आपको जड़ें दिखाई देगी, निकलना शुरू हो गई है। ये देखिए आपको जड़ें दिख रही होगी, इसमें से काफ़ी 1 से 2 दिन हो चुके हैं तो जड़ें निकलना शुरू हो गई है। अब हमें क्या करना है, वैसे तो हमें इसे मेज़र करने के लिए, यानी नापने के लिए बोला है, लेकिन इतनी छोटी इंच टेप थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे आपको दिख ही रहा है जड़ें निकल चुकी हैं, ये देखिए काफ़ी। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमें मेन चीज़ देखनी है हम वो बिना नापे भी देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो ए वाला प्याज है इसकी जड़ें हम जो है वो क्या करेंगे, काट लेंगे अच्छी तरह से, ताकि हम जो मेन चीज़ देखना चाहते हैं, यानी कि हम देखना चाहते हैं कि काटने से होता क्या है, जो हमें एक्टिविटी में देखना है। अब हम इसे वापस इसकी जगह पे रख देंगे और फिर 1-2 दिन रुक जाएंगे। इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसे हमने काट दिया है। 4-5 दिन हो गए हैं और अब मैं इसे उठा के देखती हूँ तो देखिए इसमें कोई जड़ें नहीं निकली है, मतलब ये ऐसा के ऐसा है, कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें। अब हम देखते हैं दूसरे वाले में। ये देखिए आपको दूसरे वाले में बहुत सारी जड़ें दिखाई दे रही होंगी, वाइट वाइट। ये जड़ें क्यों हैं? ये जड़ों का निर्माण कोशिका विभाजन की वजह से हुआ है, जो हमने पिछले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं, लेकिन सभी कोशिकाएं विभाजित नहीं होती। जड़ में जो ये टिप होता है, ये टिप, इनमें होती है कोशिका विभाजन की क्षमता। और हमने ए वाले प्याज की सारी जड़ें काट दी थी, तो उसकी विभाजित होने वाली कोशिकाएं जो हैं वही हमने हटा दी, तो उसमें विभाजन हुआ ही नहीं और नई जड़ों का विकास नहीं हुआ। लेकिन इसमें हमने कुछ भी नहीं काटा था, तो देखिए इसमें बहुत सारी जड़ें बन गई है अब, और ये बढ़ती ही जाएंगी, लंबाई भी बढ़ती जाएगी। तो यही देखना है हमें कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं, और अगर हम सारी कोशिकाएं भी विभाजित नहीं होती और अगर हम इसे काट दें तो विभाजन होना बंद हो जाएगा, क्योंकि उस एरिया में ही क्या थी, विभाजित होने वाली कोशिकाएं थी। तो बच्चों आपने देखा प्रैक्टिकल में। अब हम इन क्वेश्चंस के आंसर आपको बताते हैं। देखो, जब भी हमने प्याज डाल के रखे तो आपने देखा उनकी लंबाई में वृद्धि हुई, और वो वृद्धि आपको दिख भी रही थी। शुरू में कुछ भी नहीं था, धीरे धीरे जो है वो प्याज की रूट्स निकलने लग गई सफेद वाली। इनके आंसर्स और इनके रीजन बता देते हैं। किस जार में रखी हुई प्याज की मूल लंबी थी? तो आपने देखा कि जो बी वाला था, बी वाला कब? काटने से पहले और बाद में। तो देखो, काटने से पहले जब हमने देखा था तो काटने से पहले बी वाले में बिल्कुल भी नहीं उग रही थी, है ना, बी वाले में रूट्स थी नहीं। ए वाले जार में जो प्याज था उसमें हमें रूट दिखना शुरू हो गई थी। बी वाले में जो प्याज था उसमें आपको देखा होगा कम रूट थी प्रैक्टिकल में, बी वाले में। फिर हमने क्या किया, हमारे द्वारा मूल के ऊपरी हिस्से को काटने से फिर हमने क्या किया, इस प्याज की मूल को ए वाले को काट दिया था, यहां से ये काट दिया। उसके बाद क्या हुआ, हमने 5-6 दिन बाद देखा तो इसमें तो अच्छी लंबी लंबी मूल आने लग गई व्हाइट कलर की, लेकिन इसमें आगे वृद्धि ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसका रीजन हमसे पूछा हुआ है कि जब हम जार 2 में रखी प्याज की मूल, हमने जार ए में काट दी थी, बी में नहीं काटी, क्योंकि हमने 1-2 नंबर नहीं दिया, हमने ए में काटी। तो जब हमने प्याज की मूल के ऊपरी हिस्से को काट दिया, मतलब यहाँ से जब हमने काट दिया, उसके बाद वे वृद्धि करना बंद कर देती है। क्यों? इसका आंसर भी हमने प्रैक्टिकल में देखा, क्योंकि हमने कहा कि प्याज की जो मूलें होती है ना, अगर हम मूल को थोड़ा बड़ा करके बनाएं, ये मूल है और ये हमारा प्याज है, तो प्याज की जो ये टिप होता है, मतलब शीर्ष होता है, उस पे कुछ स्पेशल कोशिकाएं होती है, स्पेशल ऊतक होते हैं। अब मैं देखो वर्ड बोल रही हूं, ऊतक। ये ऊतक इन जड़ों की वृद्धि में हेल्प करते हैं, लेकिन हमने क्या किया, यहां से काट दिया, तो ये ऊतक तो चले गए, जो क्या सहायक थे, वृद्धि में सहायक थे।
ये वृद्धि करने में मतलब लंबाई बढ़ाने में सहायक थे। अब इसी को इससे अलग कर दिया तो क्या प्याज में वृद्धि होगी? नहीं होगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि रूट में कुछ विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जिसको हम बोलते हैं विभोज्यतक कोशिकाएं। ये कोशिकाएं लंबाई में वृद्धि करने में सहायक होती है और इसी की वजह से जड़ों में और तनों में दोनों में वृद्धि होती है। तना भी इसीलिए लंबा होता जाता है क्योंकि उसके शीर्ष पर, कहाँ होती है ये? शीर्ष पर ही होगी। जड़ के भी शीर्ष पे होती है विभोज्यतक कोशिकाएं, और अगर हम तने की बात करें तो तने के भी कहाँ पे होगी? शीर्ष पर। विभोज्यतक कोशिकाएं ये क्या करती है? ये तने की और जड़ की लंबाई में वृद्धि करती है। इसके साथ पादप में और भी कोशिकाएं होती हैं जो उसकी लंबाई में, मोटाई में वृद्धि करती है। 3 प्रकार की होती है। एक तो शीर्ष पे होती है, शीर्ष काट दोगे तो लंबाई में वृद्धि नहीं होगी, लेकिन इनकी मोटाई में जरूर वृद्धि होती है। ये वाले आपने देखा अच्छी लंबी और मोटी हुई जा रही क्योंकि इसमें सारी प्रकार की कोशिकाएं। कुछ कोशिकाएं होती हैं ऐसे साइड में, यहाँ पे, इनको बोलते हैं पार्श्व विभोज्योतक कोशिकाएं। विभोज्योतक का मतलब होता है जो विभाजित हो सकती है, ठीक है। और कुछ होती है ऐसे बीच में जिनको अंतः विभोज्योतक कोशिकाएं भी कहते हैं। अंतर्विष्ट भी लिखा हो सकता है कहीं, उत्तक। ये तीनों क्या करते हैं? ये तीनों रूट और स्टेम यानी कि तना और जड़ की लंबाई में, ये वाली तो क्या करेगी? लंबाई में वृद्धि करेगी। बाकी ये जो होती है पार्श्व वाली और अंतर्विष्ट वाली, ये मोटाई में वृद्धि करती है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम अगले चैप्टर में, मतलब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। पादपों में मिलने वाली कोशिकाएं, उत्तक कौन कौन से होते हैं। और आई होप आपको आज का प्रैक्टिकल समझ में आया होगा कि क्या होती है विभोज्योतक कोशिकाएं और क्यों ऐसा हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक इंतज़ार कीजिए। बाय।